कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लो क्योंकि मैं आ गया। बहुत से लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। जिन्होंने देखा है उन्हें तो पक्का विश्वास हो जाता है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वे हमेशा इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि उन लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने भूत प्रेत जैसी चीजों को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे एक सब्सक्राइबर की सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना। मेरा नाम अर्जुन है और मेरा काम ही मेरी पहचान बन चुका है। मेरा काम है ऐसी ऐसी जगहों पर जाना जिन लोगों ने शापित बताया है। मैं उन जगहों की इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूं, लेकिन जो आगे मेरे साथ होने वाला था शायद उसके बाद मैं कभी इन्वेस्टिगेशन न करता। यह करीब रात के 3 बजे की बात है। मेरा मोबाइल अचानक बजा। मोबाइल साइलेंट मोड पर था, लेकिन वाइब्रेट कर रहा था। 3-4 बार तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जब हद पार होने लगी, 1 फोन, 2 फोन, 3 फोन, लगातार कॉल्स आने लगी, तब मैं समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रात के 3 बजे आखिर मुझे कौन कॉल कर सकता है? मैं अकेला रहता हूं। मेरा अपना घर नहीं है। एक छोटे से क्वार्टर में रहकर यही सब काम करके गुजारा करता हूं। मैंने काफी नाम कमाया है, लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा बहुत नाम कमाने से पैसा नहीं आता। लोग सिर्फ शाबाशी देकर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं उठा, मैंने अपना मोबाइल देखा। 39 मिस्ड कॉल्स। मैं हैरान रह गया। उसी समय उसका फोन दोबारा आया। नंबर अननोन था। मैंने कॉल उठा लिया, लेकिन पहले मैंने शुरुआत नहीं की। दूसरी तरफ एक इंसान था। वह काफी ज्यादा रो रहा था। उसने कहा, भाई साहब, हमें बचा लीजिए। हमने आपका बहुत नाम सुना है। आप ऐसी चीजों को पकड़ते हैं, हमारी मदद करिए। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, हमारे गांव में एक खेत है। वह हमारा खेत है, लेकिन उस खेत में इंसान खेती नहीं करता, शैतान खेती करता है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने अक्सर छोटे मोटे भूत प्रेत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं सुना था कि कोई शैतान खेती करता है। इसका मतलब क्या था? मैंने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने सोचा शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने उससे कहा, अरे सुबह बात करना, ये कोई समय नहीं है बात करने का। तुम्हें पता नहीं है यकीन है कि किसी को रात के 3 बजे कॉल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक जवाब दिया, भाई साहब, हमारी रोजी रोटी हमारा खेत है, हमें बचा लीजिए। उसके बाद उसने मुझे एक और बात कही। उसने कहा, मैंने जब यह बात गांव वालों को बताई तो वे मेरा काफी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने आप में बहुत बहादुर बन रहे थे। कहने लगे, हम भी देखते हैं कौन सा भूत है। अगर भूत नहीं हुआ तो तुझे यहीं जिंदा जला देंगे। उसके बाद वे मेरी खेत की ओर बढ़ गए। यह उसी रात की बात थी, लेकिन जो लोग इतनी हिम्मत से उस खेत के अंदर गए थे, मैं उनके बारे में सोचकर ही काफी डरा हुआ था। मैंने उस चीज को बहुत करीब से देखा था। वह बहुत ही ज्यादा भयानक थी, लेकिन मैं उसके कब्जे में नहीं आया था। मैं वहां से बहुत तेज भाग गया था, लेकिन पता नहीं उन लोगों का क्या हुआ। वह करीब 4-5 लोग थे। हंसते हंसते खेत के अंदर गए थे, लेकिन उसी चक्कर में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस अपने बिस्तर पर बैठा यही सोच रहा था, आगे क्या होगा? क्या जो मैंने देखा था वह मेरा वहम था? अगर उन्हें भूत नहीं मिला या कोई ऐसी चीज नहीं मिली तो मेरा पता नहीं क्या होगा। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह लोगों ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। वहां करीब पूरा लोगों का झुंड था। वे मेरे गांव के लोग थे। उनमें से शिंगू नाम के आदमी ने मेरा गला पकड़ा और कहा, क्यों मारा है तूने उन्हें? क्या चाहता है तू? तुझे लगता है हमें पता नहीं चलेगा? अपने खेत में ले जाकर लोगों को मारता है। लेकिन मैंने उनसे कहा, भाई साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं उन्हें पहले ही समझा रहा था कि मेरे खेत पर एक साया है। जो भी वहां जाता है वह जिंदा नहीं लौटता। मैंने उन्हें बताया, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। जब मैं खेत में काम कर रहा था, यही करीब शाम के 7 बजे थे, तब वह चीज मेरे सामने खड़ी हुई थी। वह बहुत ज्यादा लंबा और चौड़ा था। उसकी कोई त्वचा नहीं थी,
हड्डियों का एक विशाल ढांचा था। उसकी लाल आंखें थीं। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी, निकल जाओ यहां से। बस इतना ही कहा था उसने, और मैं वहां से भाग गया। जब मैंने ये बात उन लोगों को बताई जो खेत में गए थे, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और हंसते हुए मेरे खेत की ओर चले गए। वे सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूं। यह सुनकर मेरे गांव वालों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगा। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने कहा, बेटा देख, अगर तुम मजाक कर रहे हो और बचने की कोशिश कर रहे हो तो यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे। मैंने उस बूढ़े आदमी को कई बार समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, अंकल जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे इस बिस्तर से बांध दो। चाहे तो 4 आदमी मेरे पास खड़े कर दो और उस खेत पर जाकर देखो। अगर कोई भी लौट गया तो मेरा नाम बदल देना। मेरी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी डर गए। शिंगू ने मुझे पूछा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो इन चीजों को भगाने का काम करता हो? मैंने शहर में जाकर पता किया, कई लोगों से पूछा, और उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अर्जुन के पास जाओ। अर्जुन बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हैं। न्यूज में भी उनका नाम काफी आया है। उन्होंने जैसे तैसे मेरा नंबर प्राप्त किया और अब इतनी देर रात मुझे फोन कर रहे थे। बस यही कहा उस इंसान ने। मैंने उससे कहा, कोई नहीं, सुबह तक पहुंचता हूं तुम्हारे घर में और देखता हूं कौन सा भूत तुम्हें परेशान कर रहा है। लेकिन जिस चीज से मेरा सामना होने वाला था वह कोई आम चीज नहीं थी। मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशंस में कई सारी आत्माओं से संपर्क बनाया था, लेकिन जो ये चीज थी ये सबसे अलग होने वाली थी। जरा कहानी पे गौर करना। सुबह हो गई। मैं तैयार होने लगा क्योंकि मुझे उस गांव में जाना था। उस गांव का नाम था अलीगढ़। वह बहुत पुराना गांव था। मैंने सर्च करके उसके बारे में सब कुछ देखा था। मैंने ब्रश वगैरह किया, नहाया और अपना बैकपैक तैयार किया। इन्वेस्टिगेशन का सारा सामान मैंने अपने बैग में डाल लिया। मेरा दोस्त टिंकू भी मेरे साथ आया। वह मेरा चेला है जिसे मैं इन्वेस्टिगेशन सिखा रहा हूं। कोई पैसे नहीं देता उसे, मैं सिर्फ उसका खर्चा पानी दे देता हूं। इसी बहाने मेरी भी थोड़ी मदद हो जाती है और वह भी काम सीखता है। मैं जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी मुझे अचानक टिंकू मिल गया। वह मुझे बोला, चलिए उस्ताद, कहां चलना है? मैंने कहा, चल ले, लेकिन मेरी बात सुन, वहां ज्यादा होशियारी मत मारना। मेरे उस्ताद ये कर देंगे, मेरे उस्ताद वो कर लेते हैं, बस चुपचाप खड़ा रहना। उसके बाद हमने बस पकड़ी। कई घंटे सफर करने के बाद आखिरकार हम उस गांव अलीगढ़ में पहुंच गए। वह काफी सुनसान गांव लग रहा था। मिट्टी के घर थे और वह गांव जंगल के बीचों बीच था। अक्सर ज्यादातर आत्माएं जंगल में ही रहती हैं, लेकिन क्या करना था? अब जाना तो था। बस ने हमें अलीगढ़ के गेट के सामने छोड़ दिया। वहां से करीब 6 किलोमीटर का सफर था। हम पैदल चल रहे थे। मैंने उस आदमी को कॉल किया जिसने मुझे आने के लिए कहा था। 2-3 बार कॉल करने के बाद उसने फोन उठा लिया। मैंने कहा, भाई, हम अलीगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। हम आ रहे हैं, चिंता मत करना। जैसे ही हम आगे चल रहे थे, टिंकू बकवास करने लगा। वह बोला, उस्ताद वो देखो, टट्टी पड़ी है। मैंने कहा, चुप हो जा, लेकिन वह फिर नहीं माना। टिंकू बोला, उस्ताद ये टट्टी बहुत काली है। आखिर किसकी टट्टी काली होती है? मैंने कहा, बेवकूफ, कैसी कैसी बातें कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया? वह बोला, उस्ताद मजाक कर रहा था, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा, जहां हम जा रहे हैं इस तरह का मजाक मत करना। उसके बाद करीब 2 किलोमीटर का रास्ता बचा था। वहां गाड़ी तक नहीं जा रही थी। मुझे लगता था इस गांव में साइकिल तक नहीं होगी। जंगल काफी घना होता जा रहा था। रोड नहीं था, कच्चा रास्ता था। ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हो। लेकिन मुझे अभी भी शक हो रहा था, आखिर सच में यहां गांव होगा या नहीं। लेकिन उस बस ड्राइवर ने तो मुझे इस गांव के बारे में बताया था कि सीधा सीधा चले जाना। थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार मैं अलीगढ़ गांव में पहुंच गया। वहां करीब 10 से 15 झोपड़ियां थीं। ज्यादा बड़ा गांव नहीं था। झोपड़ियां मिट्टी की बनी थी, सीमेंट की तो बात ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं आगे चलता गया, मुझे सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अरे भाई साहब, यहां आ जाओ, और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। वह दूर से ही हाथ जोड़ रहा था, जैसे अभी मैं उसका कल्याण कर दूंगा। मैंने कहा,
आ रहा हूं। टिंकू ने अपना हाथ ऊपर करके उसे आशीर्वाद देने लगा और बोला, तथास्तु। मैंने कहा, चुप कर पागल कहीं का, और हम दोनों नीचे की ओर चलने लगे। जैसे ही हम उसके घर पहुंचे, उसने मेरे पैर पकड़ ली। मैंने कहा, भाई साहब, मेरा काम है, ऐसे मत करो। हम पहले तुम्हारा खेत देखेंगे, उसके बाद अगला स्टेप लेंगे। लेकिन टिंकू की हरकतें देखो। वह सीधा जाकर उस आदमी के घर के बेड के अंदर लेट गया। ऐसे लेटा था जैसे उसका अपना घर खरीद लिया हो। मैंने कहा, यार छोड़ो इसको, क्या समझाना। उसके बाद हमने उसके घर में 1-2 घंटे बिताए। यही करीब शाम के 6 बज गए। हम बातें कर ही रहे थे। हाँ, उस आदमी का नाम बताना तो मैं आपको भूल ही गया। उस आदमी का नाम जुबर था, जिसने हमें कॉल किया था। हम आपस में उसी खेत के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने उसे कहा, भाई, हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है हमारा टाइम काफी कीमती है, हमें और भी काम करने होते हैं। क्या पता तुमने कोई जानवर देखा हो? उसने कहा, मैंने आपको बताया तो है, अगर जानवर होता तो 4-5 इंसान गए हैं, उनको कैसे मार देता। मैंने कहा, शेर वगैरह तो मार ही सकता है, क्या पता तुमने शेर ही देख लिया हो। उसने सिर्फ एक ही बात कही, गरीब हूं, बेवकूफ नहीं हूं साहब। उसके बाद मैंने टिंकू को कहा, टिंकू, हम खेत देखने जा रहे हैं, तू इधर आराम से बैठ, कोई पंगा मत करना। लेकिन टिंकू मुझे कहता है, नहीं उस्ताद, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप मुझे काम नहीं सिखा रहे हैं, मुझे पता है टाइम पास करवाते हैं, अपना काम निकालते हैं। वह इतना कुछ बकने लगा जैसे पागल हो गया हो। मैंने उसे कहा, चल, अगर मार भी जाएगा ना उधर, तब भी नहीं बचाऊंगा तुझे। उसने कहा, मुझे पता है उस्ताद, अकेले अकेले दारू पियोगे, आज हमें भूल गए आप। कोई बात नहीं उस्ताद, सबका टाइम आता है। मैंने सोचा, इस बेवकूफ को क्या समझाऊं, ये मेरे दिमाग का दही कर देता है। वह आदमी भी उसकी ओर देख रहा था, शायद सोच रहा था, ये कैसा अजीब सा लौंडा है। मैंने कहा, भाई साहब छोड़ो, चलते हैं। उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया। टिंकू, मैं और जुबर खेत की ओर निकल दिए। वहां सुनसान गांव था। मैंने उससे कहा, भाई यार, ये गांव काफी सुनसान है, कुत्ते वगैरह हैं, रख लो 2-4, ताकि तुम्हारी रक्षा हो जाए। कोई जंगली जानवर ही आ गया तो मैं तो रगड़ जाऊंगा। उसने कहा, भाई साहब, रगड़ तो हम जाएंगे। मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, हमारे गांव के सभी लोग जानवर खाना काफी पसंद करते हैं, यानी पुराने आदिवासी टाइप के हैं। लेकिन जब से उस खेत में भूत देखा है, अब लगता है वो हमें ही खाएगा। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे, ये कैसा आदमी है जो कुत्ता भी नहीं छोड़ रहा है। अब हम खेत की ओर चल दिए। आखिरकार कुछ देर चलने के बाद मैं, टिंकू और जुबर खेत के अंदर पहुंच गए। खेत काफी घना था और बड़े बड़े मक्के के बीज लगे थे। मैंने जैसे ही खेत के अंदर कदम रखा, मैं, टिंकू और जुबर अंदर की ओर जाने लगे। वहां हमें कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और लगी हुई फसल। लेकिन उस खेत में सांप वगैरह का डर और बिच्छू का डर भी था। मैंने कहा, भाई, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, तुम्हें पता है सांप का खतरा बहुत होता है, अगर काट लिया तो बहुत बुरा होगा, ऐसे ही मर जाएंगे। टिंकू के चेहरे पर भी डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जुबर भी काफी डरा हुआ था। लेकिन अर्जुन यानी मैं, मेरे अंदर काफी हिम्मत थी, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे काम कई बार किए हैं। लेकिन खेत के अंदर भूत पकड़ने कभी नहीं आया था। घर वगैरह में बहुत पकड़े हैं, कई आत्माओं तक से बातें की हैं, लेकिन खेत का भूत आज पहली बार देखने वाला था। थोड़ा आगे चलने के बाद आखिरकार मुझे एक बिल्ली दिखाई दी, लेकिन जुबर उस बिल्ली को ही देख रहा था। वह बार बार उसी को देख रहा था और उसके चेहरे पर इतना डर था, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उंगली से उस बिल्ली की तरफ इशारा किया और कहा, साहब, यही है वो भूत। मैंने कहा, चुप, तेरी मां की लूट। मुझे लगा वह हमारे साथ मजाक कर रहा है। टिंकू भी कहने लगा, अरे भाई साहब, इतना लंबा सफर करवा दिया, तुमसे तो डबल पैसा लूंगा मैं। मैंने कहा, टिंकू, पैसा तू लेकर जो मैं लूंगा, नहीं तू ले ले पैसा। टिंकू मुझे बोला, अच्छा साहब, रखे अठन्नी और चेला खाए मूंगफली। मैंने कहा, अरे चुप कर। मैंने जुबर को कहा, जुबर कहाँ है, डर क्यों रहा है, बिल्ली तो है। लेकिन वह बिल्ली वहां से एकदम गायब हो गई और जैसे ही मेरी नजर दूसरी ओर पड़ी, मैंने देखा एक उल्लू जो मुझे ही घूर रहा था। आखिर ये अलग अलग जानवर हमें क्यों घूर रहे हैं? उल्लू भी फिर गायब हो गया।
अब हमारे पीछे कोई था। जैसे ही मेरी नजर पीछे पड़ी, जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा पीछे एक हिरण खड़ा था। आखिर 3 जानवर एक साथ दिखना, यह क्या हो रहा था हमारे साथ? वह भी एकदम गायब हो जाते हैं। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। मुझे लग रहा था कि यह कोई अलग ही चीज है। लेकिन उसके बाद वह हिरण भी गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। अब टिंकू और जूबर मेरी टांगों के ऊपर ही चढ़ गए थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। यह देखकर मेरे सीने में भी थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। और तभी मेरी नजर जैसे ही सामने की तरफ पड़ी, जो मैंने देखा उससे मेरी हालत और खराब हो गई। वहां एक बच्चा खड़ा था। इतनी रात को उस खेत के अंदर एक बच्चा। आखिर इतनी रात को यह बच्चा इस खेत में क्या कर रहा था? पहले कई सारे जानवर और अब एकदम से यह बच्चा। यह कोई आम चीज नहीं लगती थी। मुझे लग रहा था कि जुबर सच बोल रहा है, लेकिन उस बच्चे की असलियत अब भी सामने आनी बाकी थी। मैंने उस बच्चे को देखकर कहा, बेटा हो गए हो क्या? लेकिन मैं जानता था कि वह कोई आम बच्चा नहीं था। वह पक्का कोई ना कोई शैतानी आत्मा था या कोई बेहद खतरनाक शैतान। टिंकू की तो चीख ही निकलने लगी। मैंने उसे कहा, चुप कर। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा खो गए हो क्या? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ सीधा खड़ा होकर हमारी ओर देख रहा था, बहुत ही भयानक तरीके से। उसकी नजरें मेरी तरफ थीं। मैंने फिर कहा, बेटा कहां से आए हो तुम? लेकिन इस बार जो उसने जवाब दिया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, अरे जुबर, 2 शिकार और लाया है। तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जुबान का पक्का आदमी है तू। उस बच्चे की आवाज आदमी जैसी थी। मैंने एकदम से जुबर का चेहरा देखा। जुबर जोर जोर से हंस रहा था। उस बच्चे ने मुझे कहा, अरे उसको क्या देखता है, मरने से पहले इनको अपनी पूरी सच्चाई तो बता दे जुबर। उसने मुझे इस बात की सच्चाई बताई। वह बच्चा मुझे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुन, तू भूतों को पकड़ता है ना? आज मैंने तुझे पकड़ लिया। ले, तुझे असलियत ही बता देता हूं। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा, जिस आदमी ने तुझे फोन किया, यह अलग अलग लोगों को फोन करता है, खासकर तुम जैसे भूत पकड़ने वालों को, क्योंकि इनके कहने पर तुम फटाफट आ जाते हो। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। उसने आगे कहा, क्या चाहिए होता है तुम्हें? पैसा। उसके और मेरे बीच एक दस्तावेज हुआ था। इसका सारा घर इस खेत से चलता है। यह जानता था कि अगर यह खेत चला गया तो इसका घर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने भी इसके खेत पर कब्जा कर लिया। लेकिन मैंने इससे कुछ शर्तें रखी थी। मैंने कहा था, हर महीने मुझे कोई ना कोई इंसान लाकर देगा और मैं तेरे खेत की सब्जियों का ध्यान रखूंगा और तुझे कभी तंग नहीं करूंगा। बस। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। इतना बड़ा धोखा! टिंकू तो बेहोशी की हालत में जाने वाला था। मैंने उसे संभाला। उसने मुझे कहा, उस्ताद अब जाने दो, परमात्मा से मिलने का समय आ गया। मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे और कहा, टिंकू हम पूरी तरह फंस चुके हैं। जुबर पीछे खड़ा होकर हमें बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि सारी करामात उसी जुबर की थी। लेकिन जैसे ही उस शैतान ने अपना असली रूप लिया, मेरी रूह कांप गई। वह इतना लंबा था, करीब 9 फुट लंबा। हड्डियों का ढांचा था, लेकिन सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं था। वह इतना चौड़ा था कि कोई इंसान उसके सामने बच्चा लगता। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। अब क्या करूं? टिंकू मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। मुझे बचा लीजिए उस्ताद, मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे। मैंने उस चीज को कहा, अरे मैं तो उससे नहीं डरता। मेरी बात सुनो, हमें यहां से जाने दे। उसने मुझे कहा, अरे इतनी मुश्किल से तू यहां आया है और अब तुझे जाने दूं? अरे खेत की मूली समझी है जो कभी भी उखाड़ लूंगा। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही थी। अब यह हमें जाने नहीं देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। लेकिन एकदम से वह मेरे करीब बढ़ने लगा। यह कुछ 100 मीटर का फैसला रहा होगा। मैंने कहा, भाई रुक जा। फिर मैंने टिंकू को इशारा किया, टिंकू दौड़। टिंकू ने मेरी बात मान ली। टिंकू वहां से इतनी तेज भागा, लेकिन जुबर उसका पीछा करने लगा और वह जो चीज थी उसने चीते का रूप ले लिया। वह टिंकू के पीछे इतनी तेज भाग रही थी जैसे उसे अभी पकड़ ही लेगी। लेकिन मैं वहीं खड़ा था। मैंने अपना बैग खोला। उसमें मैंने एक किताब रखी थी जो भूतों को पकड़ने के लिए थी।
यानी उसमें कुछ मंत्र थे जिससे भूत की शक्ति कमजोर हो जाती थी। शायद इस भूत पर यह मंत्र काम कर जाए। मैंने एकदम से उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने उस मंत्र को पढ़ा, वह शैतान अजीब अजीब रूप में आकर टिंकू का पीछा करने लगा। वह कभी हाथी का रूप ले रहा था, कभी शेर का, कभी भालू का, अलग अलग जानवरों का रूप ले रहा था। लेकिन मुझे पता लग चुका था कि इसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। मैंने और जोर से मंत्र बोलना शुरू किया और आखिरकार वह जमीन पर चिपक गया। वह इतना बुरी तरह चिपका था कि मुझे लगा मैंने इस पर जीत हासिल कर ली। टिंकू उससे काफी दूर निकल चुका था। जुबर भी उसका पीछा करता हुआ पता नहीं कहां चला गया था। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि टिंकू जुबर के हाथ में ना आ जाए। लेकिन मंत्र इतना असरदार नहीं था। छोटी मोटी आत्माओं के लिए तो यह मंत्र एक बहुत बड़ी जीत था, लेकिन इन जैसे राक्षसों के लिए यह मंत्र जरा भी काम नहीं आया। वह फिर खड़ा हो गया। मैंने फिर मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब वह सिर्फ गुस्से में अपने असली रूप में आ चुका था। लंबा चौड़ा, हड्डियों का ढांचा। वह मेरी ओर दौड़कर आया। मैं भी वहां से भागा। मेरा बैग वहीं छूट गया। मैं इतनी तेज भाग रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपना रूप नहीं बदल पा रहा था। मुझे लगा शायद मैंने इसकी शक्तियां कम कर दी हैं। मैं बहुत तेज भाग रहा था। वह भी मेरे पीछे बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन उसकी हड्डियां उसके पैरों से टकरा रही थीं और वह जमीन पर बार बार गिर रहा था। तभी मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लाल धागे से धागा बंधा था। शायद यह रक्षा के लिए बांधा गया होगा। मैं जैसे तैसे करके उस पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उस राक्षस ने मेरी टांग पकड़ ली। वह इतना मजबूत था जैसे कोई पत्थर हो। उसने मुझे जोर से पकड़कर खींचा। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने बड़े बड़े हड्डियों के दांत निकाल दिए और सीधे मेरे पैर को काटने की कोशिश करने लगा। लेकिन भगवान का शुक्र था, मेरा जूता ही उसके मुंह में आया। मेरा जूता पैर से खुल गया और मैं भागता हुआ सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसी समय मुझे पता लगा कि विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं था, मेरी जान उसी विश्वास ने बचाई थी। जिस पेड़ पर मैं चढ़ा था उसकी लोग अक्सर पूजा करते थे, शायद इसी शापित जगह से बचने के लिए। मैं पेड़ पर चढ़ चुका था। वह दानव मुझे नीचे खड़ा होकर घूर रहा था। काफी समय बीतने के बाद सुबह हो गई। मैं पूरी रात टिंकू के बारे में सोच रहा था। वह राक्षस भी वहां से गायब हो चुका था। मैं जैसे ही पेड़ से नीचे उतरा, सबसे पहले उसी खेत में फिर से गया। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और वहां से भाग गया। मुझे पता लग चुका था कि सुबह के समय इसकी शक्तियां नहीं चलती, यानी सुबह के समय यह प्रकट भी नहीं हो सकता। मैं जैसे ही उस गांव से बाहर निकला, मैंने टिंकू को फोन किया, लेकिन फोन पुलिस ने उठाया। मैंने कहा, जी सर, यह तो मेरे चेले टिंकू का फोन है। पुलिस वाले ने कहा, जी आपने सही सुना, वो दोनों अभी लॉकर में हैं। मैंने पूछा, सर क्यों लॉकर में है? पुलिस वाले ने कहा, रात को ये दोनों ट्रैफिक के बीच में एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लड़ रहे थे, एक दूसरे को छपते मार रहे थे। तभी भगवान की कृपा से हमारी गाड़ी वहां से जा रही थी। हमारी नजर इन दोनों पर पड़ गई और हमने इन दोनों को पकड़ लिया। मैं हैरान रह गया। पुलिस वाले ने कहा, अभी ये जेल में है। उसके बाद मैं तुरंत उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाला मुझ पर हंसेगा या फिर मेरी बात पर विश्वास करेगा। उसके बाद मैं तुरंत उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा। मैंने पुलिस वालों को सब कहानी बताई। यह सुनकर पुलिस वाला जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, अरे भूत, अरे ये नमूने को भी जेल में डालो, लगता है ये पागल हो गया है। मैंने कहा, सच में सर, मैं सही कह रहा हूं। उन्होंने कहा, अरे छोड़ दे, उन दोनों को हमने देखा है, हमें भी ये पागल कर देंगे, तीनों चले जाओ। लेकिन मैंने कहा, सर ये जुबर को तो अंदर डालो। उसने कहा, अरे तेरी झूठी कहानी प्रूफ मांगती है, तेरे पास कोई प्रूफ है? लेकिन उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं और टिंकू उसे गुस्से से देखते हुए वहां से चले गए। लेकिन उस हरामखोर जुबर की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं किसी भी गांव में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाऊंगा, चाहे गांव अच्छा हो या बुरा। मैं किसी गांव में इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया, क्योंकि उस रात के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वह चीज क्या थी?
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन की थी, कई अजीब चीजें देखी, कई आत्माओं से सामना हुआ, लेकिन उस रात जो कुछ उस खेत में हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। आज भी जब कभी रात के 3 बजते हैं और मेरा फोन बजता है तो एक पल के लिए मेरे मन में उसी खेत की याद आ जाती है। वही सुनसान रास्ता, वही अंधेरा खेत, वही अलग अलग जानवर, वही बच्चा, और फिर उसका असली रूप। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह चीज आखिर थी क्या, लेकिन एक बात मैं जरूर समझ गया, हर उस जगह को मजाक में नहीं लेना चाहिए जिसके बारे में लोग सालों से डरते आए हों, क्योंकि कभी कभी जिसे हम अंधविश्वास समझकर हंस देते हैं, हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी हो जिसका सामना करने के बाद इंसान पूरी जिंदगी उसे भूल ना पाए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रात के बाद मैंने गांवों में इन्वेस्टिगेशन करना हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी वह रात मेरी यादों में जिंदा है और आज भी मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो चीज आखिर क्या थी